बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे वाउचर्स एज एन ऑल्टरनेटिव टू डे बुक। अब आप लोग देखें, हमारे पास किसी की भी किस्म की कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होती थी तो हम लोग उसको आइडेंटिफाई करते थे कि ये ट्रांजैक्शन 6 बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज में से कौन कौन सी बुक्स का पार्ट बन सकती हैं हमारे पास। जैसा कि हम लोगों ने एक किस्म का प्रिंसिपल्स बनाए हुए हैं कि अगर किसी भी किस्म की कोई क्रेडिट सेल्स हैं तो वो सारी की सारी कहाँ चली जाएंगी, सेल्स डे बुक में चली जाएंगी। क्रेडिट परचेजेस हैं तो परचेज डे बुक में चली जाएंगी। अगर हमारे पास क्रेडिट सेल्स रिटर्न है तो सेल्स रिटर्न डे बुक का पार्ट बन जाएंगे, जिसे हम लोग रिटर्न इनवर्ड जर्नल भी कहते रहते हैं। इसी तरह अगर किसी भी किस्म की कोई हमारे पास क्रेडिट परचेजेस रिटर्न है तो परचेजेस रिटर्न डे बुक या रिटर्न आउटवर्ड जर्नल्स का पार्ट बन जाती रहती हैं। और किसी भी किस्म की कोई भी कैश ट्रांजैक्शन, चाहे वो कैश सेल्स है, कैश परचेजेस है, कैश सेल्स रिटर्न, कैश परचेज रिटर्न, एक्सपेंसेस की पेमेंट्स वगैरह, रिसीवेबल से अमाउंट रिसीव करते हैं, पेबल्स को अमाउंट पे करते रहते हैं, एम्प्लॉयज को सैलरीज दें, कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें कैश या बैंक इन्वॉल्व हो जाता है तो वो सारी ट्रांजैक्शन हमारे पास हमारी कैश बुक का पार्ट बन जाती है। हमने उन तमाम ट्रांजैक्शन को अपनी कैश बुक में जाके मेंशन कर देना होता है। और अगर कोई ऐसी ट्रांजैक्शन है जो हमारे पास इन 5 बुक्स में से कहीं भी नहीं जा रही, हम उसको जाके रिकॉर्ड किया करते हैं जर्नल जर्नल के अंदर। ऑलराइट, उसमें हमारे पास एग्जांपल्स हैं कि कॉन्ट्रा सेटलमेंट जर्नल जर्नल में रिकॉर्ड हो जाती है। फिक्स एसिड परचेज ऑन क्रेडिट वो हमारे पास जर्नल जर्नल में रिकॉर्ड हो जाती हैं। उसके अलावा अकाउंटिंग ईयर एंड एडजस्टमेंट्स वगैरह होती हैं, वो भी जर्नल जर्नल का पार्ट बन जाती हैं। अगर आप लोगों ने कैश बुक 2 कॉलम बनाई हुई है और किसी किस्म के कोई डिस्काउंट अलाउड या रिसीव्ड है तो वो भी हमारे पास जर्नल जर्नल का पार्ट बन जाया करते हैं। अब क्या है कि या तो आप अपना देखिए, स्मॉल स्केल बिजनेस जो हमारे पास होता है वो उनमें से अक्सर ऐसे होते हैं जो डे बुक्स भी नहीं बनाते। तो हम लोगों ने अगर उनकी जाके अकाउंटिंग करनी हो, और वहां पर आप लोगों ने देखा था कि बेसिकली तो उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना बनाए अगर सोल ट्रेडर है तो। लेकिन अगर टैक्स अथॉरिटीज ने कह दिया कि नहीं भाई हमें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए, अगर बैंक वालों ने कह दिया कि भाई अगर हमसे लोन चाहिए तो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना कर दो, तो उसने एज सच किसी किस्म का अपने पास रिकॉर्ड नहीं रखा हुआ, लेकिन उसने हमें बुला लिया एज एन अकाउंटेंट कि आए हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना कर दें। अब मैं उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाऊं? भाई मुझे सेल्स का पता कहां से चलेगा? तो मुझे कहा गया कि यार उसकी जाके सेल डे बुक देखो। मैंने कहा उसकी सेल डे बुक है ही नहीं, उसने नहीं बनाया हुआ। तो कहते हैं उसके सेल्स वाउचर देखो, जाओ और उसने जो अपनी सेल्स की हुई होंगी तो उसके अगेंस्ट उसने रिसिप्ट तो दी होगी ना, और इनवाइस तो दी होगी ना, तो जाओ उसकी सेल्स इनवाइसेस देख लो। तो सेल्स डे बुक के ऑल्टरनेटिव के तौर पर हम लोग सेल्स इनवाइसेस यूज कर सकते हैं। अब जैसे ही किसी भी कस्टमर ने अगर सपोज 10,000 रुपए की सेल्स हुई है तो उसने 10,000 रुपए का बिल तो बना के दिया होगा ना, तो उसकी सेल्स इनवाइसेस में वो बिल मौजूद होगा, वो जाके देख लो। अब उस इनवाइस से पता भी चल जाएगा हमें कि ये क्रेडिट पर है या ये कैश पर है। ये चीज मेंशन होती है उसके ऊपर कि भाई इतनी अमाउंट रिसीव कर ली, इतनी अमाउंट अभी रिसीवेबल है, सारी की सारी ड्यू है तो वो भी उस इनवाइस के ऊपर मेंशन होता रहता है कि कितनी अमाउंट ड्यू है हमारे पास। तो हमारे पास सेल्स डे बुक का ऑल्टरनेटिव सेल्स इनवाइसेस मौजूद होती हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो परचेज डे बुक का ऑल्टरनेटिव कौन मौजूद होगा? परचेज इनवाइसेस हमारे पास। भाई जब मैंने अपने सप्लायर से गुड्स परचेज की होंगी तो उसने भी तो मुझे वो इनवाइस दी होगी। वो इनवाइस मेरे लिए कौन सी इनवाइस कहलाएगी? परचेज इनवाइस। तो परचेज इनवाइस से पता चल जाएगा कि ड्यूरिंग द पीरियड मैंने कितनी परचेजेस की हुई हैं और कौन सी कैश वाली हैं और कौन सी परचेजेस मेरे पास क्रेडिट पे मौजूद है, तो आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इसी तरह अगर हम लोग बात करें सेल्स रिटर्न की, तो सेल्स रिटर्न का पता मुझे कहां से चलेगा? क्रेडिट नोट इशूड, क्रेडिट नोट इशूड या डेबिट नोट रिसीव, वहां से मुझे पता चल जाएगा कि मेरी ये टोटल सेल्स रिटर्न है। इसी तरह परचेज रिटर्न का पता कहां से चल सकता है आप लोगों को? क्रेडिट नोट रिसीव्ड
या डेबिट नोट इशूड, उनसे आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपकी टोटल परचेजेस रिटर्न कितनी है। फिर कैश के लिए हमेशा कैश रिसिप्ट आपके पास मौजूद होती है या कैश पेमेंट इनवॉइस आपके पास मौजूद होती है। जब भी आपके अकाउंटेंट्स, आपका कैशियर कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो करता है, हमेशा आपने अपने पास एक इंटरनल डॉक्यूमेंट बना के रखा होता है जिसे कैश रिसिप्ट या कैश पेमेंट वाउचर, मतलब अगर रिसीव कर रहा है तो कैश रिसिप्ट बना कर देगा। जैसे आप लोग अपनी फी सबमिट करवाते हो तो उसके साथ कहते हो ना कि भाई ये इस फी का मुझे एविडेंस दो कि मैंने तुम्हें सबमिट करवा दी है, तो बेसिकली कैश वाउचर है, वो हमारे पास कैश वाउचर के तौर पर आ जाएगा। अगर अब आपने पे की और उसने रिसीव की, तो जिसने रिसीव की है वो अपने पास कैश रिसिप्ट बुक के अंदर जाके लिखेगा कि भाई मैंने ये अमाउंट रिसीव कर ली है। इसी तरह से अगर किसी किस्म की कोई पेमेंट की जाएगी तो कैश पेमेंट वाउचर अलग से बना हुआ होता है, उसके ऊपर मेंशन होता रहता है कि हमने ये पेमेंट किस तरह से की, कितनी अमाउंट की, किसको की, किस मकसद के लिए की, ये सारी बातें वहां पे मेंशन होती हैं। अब अगर ड्यूरिंग द ईयर मैंने अपने एम्प्लॉयज को सैलरी पे की तो मुझे कैश वाउचर से पता चल जाएगा कि मैंने इतनी सैलरी इनको पे कर दी है। अगर मैंने अपने रिसीवेबल्स को से रिसीव की है अमाउंट, उसका भी मुझे पता चल जाएगा। मैंने अपने पेबल्स को पे किया, उसका मुझे पता चल जाएगा। और इस चीज का आइडिया आपको अपनी आपकी बैंक स्टेटमेंट से भी चल सकता है कि ड्यूरिंग द ईयर आप लोगों ने कितनी कितनी अमाउंट रिसीव की इन द बैंक और कितनी अमाउंट फ्रॉम द बैंक आप लोगों ने पे की है। पेमेंट का पता आपको अपनी चेक बुक से भी चल जाएगा कि जब भी बैंक के थ्रू पे कर रहे होंगे तो लाजिम बात है आपने चेक यूज किया होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि पेमेंट के लिए आपने कितने चेक इस मरतबा इशू किए हैं, तो उस चेकबुक से आपको आइडिया हो सकता है। तो काफी सारे सोर्सेज हमारे पास मौजूद होते हैं। जबकि जर्नल जर्नल में जो आप लोग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते रहते हैं, इसके लिए आपके पास एक जर्नल वाउचर मौजूद होता है जो कि आप लोग वहां पे जाके रिकॉर्डिंग करते हैं। तो ये पूरा टॉपिक इन चीजों के ऊपर था। आई होप कि आपको मेरी बातें समझ आ चुकी होंगी और यही बातें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। जैसा कि ऊपर वाले पैसेजेस वगैरह आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा, सिंपल सी बातें आपको इजीली समझ आ जाएंगी। अब अगर यहाँ पर देखें तो आपको बता रहा है कि अगर आपके पास सेल डे बुक है तो ट्रांजैक्शन टाइप आप लोगों ने पहले भी पढ़ी हुई है, इस चैप्टर के बिल्कुल स्टार्ट में, ये बिल्कुल वैसी ही है कि क्रेडिट सेल्स वगैरह यहाँ पर हमारे पास आ जाएंगे। यहाँ पर देखें इसके लिए ऑल्टरनेटिव वाउचर की टाइप हमारे पास क्या है, सेल्स वाउचर, इसको आप लोग सेल्स इनवॉइस भी कह सकते हैं। अच्छा बेटा ये वाउचर इनवॉइस वगैरह में कोई फर्क नहीं होता, अब बस नाम बोलने की देर होती है कि आप उसे वाउचर बोल रहे हो, आप उसे इनवॉइस बोल रहे हो, आप उसे स्लिप बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, तो उसमें नहीं परेशान हो जाना कि ये पता नहीं क्या चीज है। सेल्स वाउचर या सेल्स इनवॉइस एक ही बात है। इसी तरह अगर सेल्स रिटर्न की बात करें तो सेल्स रिटर्न के लिए ऑल्टरनेटिव सेल्स रिटर्न वाउचर, जिसे हम लोग क्रेडिट नोट इशूड कहते हैं, तो ये हमारे पास ऑल्टरनेटिव के तौर पर मौजूद होगा। परचेज डे बुक के लिए परचेज वाउचर या परचेज इनवॉइसेस कह सकते हैं। परचेज रिटर्न के लिए हमारे पास परचेज रिटर्न वाउचर या फिर बेसिकली क्रेडिट नोट रिसीव्ड हम लोग यूज करते रहते हैं। कैश बुक के लिए पेमेंट वाउचर एंड रिसीट वाउचर हमारे पास मौजूद होते हैं, जबकि जर्नल जर्नल के लिए जर्नल वाउचर्स मौजूद हैं। अब ये देखिए इसमें स्पेसिमन बना के दे दिए पेमेंट वाउचर। तो आपके पास ना पेमेंट वाउचर किस तरह कुछ इस तरह से होता है कि बिजनेस नेम वगैरह आपका अपना लिखा हुआ होता है और नाम लिख दिया कि ये हमारे पास पेमेंट वाउचर है, इनके सीरियल नंबर जहाँ पे मौजूद होते हैं, डेट उसी टाइम पे हमें लिखनी पड़ती है, किसको पे किया, ऑन अकाउंट ऑफ किस वजह से पे किया, और कितनी अमाउंट में हम लोगों ने पे किया। फिर अमाउंट्स इन वर्ड्स एंड डिजिट्स दोनों लिखी जाती हैं ताकि बाद में इसको चेंज ना किया जा सके। क्योंकि अगर आप सपोज यहाँ पे 5,500 लिख लो तो इसको 5,000 बनाने में जरा भी इश्यू नहीं होना, लेकिन अगर आपने साथ में 500 लिखा होगा उस 100 को 1000 करने में इश्यू आ जाना है, तो आप लोग उस अमाउंट को चेंज नहीं कर सकते। तो इसीलिए डिजिट्स एंड वर्ड्स दोनों में लिखी जाती हैं। फिर किसने प्रिपेयर किया, किसने उसको अप्रूव किया और किसने रिसीव किया, ये सारी बातें यहाँ पे मेंशन होती हैं। ये सिर्फ एक नजर देखने की बात है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना कोई जरूरी नहीं है। इसी तरह रिसीट वाउचर है, बिल्कुल वैसा ही है। अब देखो मोड लिखा हुआ है कि कैश है या चेक है,
हमने इसमें से किसी को टिक कर देना होता है कि किस तरह से हम लोग रिसीव कर रहे हैं, किस से रिसीव कर रहे हैं, किस वजह से रिसीव कर रहे हैं, कितनी अमाउंट रिसीव कर रहे हैं, ये सारी बातें आ जाएंगी। फिर आ जाता है जर्नल वाउचर, जेवी। जर्नल वाउचर में हम लोगों ने अपनी उस ट्रांजैक्शन को जाके रिकॉर्ड कर देना होता है। जर्नल जर्नल में जैसे करते हैं डबल एंट्री जाके इसकी रिकॉर्ड कर देनी होती है। कोई इशू यहाँ पर? कंप्रीहेंसिव एग्जाम्पल में एग्जाम्पल नंबर 13 आपकी होमोसाइड में थी। वैसे तो ये सारी हो चुकी होगी, लेकिन इसमें एक दो ऐसे पॉइंट थे जो कि आप लोगों को समझाना बहुत जरूरी है। तो हम सारे इस क्वेश्चन के ऊपर अभी फोकस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 13 में। इसकी रिक्वायरमेंट देखें, रिकॉर्ड अबाउट ट्रांजैक्शन इन रिलेटेड बुक्स ऑफ इन अ प्रॉपर फॉर्मेट इट प्रिपेयर्स टू कॉलम कैश बुक। जब क्वेश्चन में खुद उसने बता दिया, तो अब अगर किसी भी किस्म का कोई डिस्काउंट होगा तो वो हमेशा जर्नल का पार्ट बन जाएगा। अब इस क्वेश्चन को जरा रीड करते हैं हम लोग। Following information pertains to all portfolios balance as at 1st August 2017। और उसके बाद अगर आप लोग गौर करें तो उसने अगस्त के मंथ की सारी ट्रांजैक्शन आपको बनाकर दे दी, और हम लोगों ने बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज बनानी थी। और कैश बुक के बारे में उसने कह दिया था कि 2 कॉलम कैश बुक बनानी है। अब आपके पास अगर बिजनेस उसी दिन स्टार्ट कर रहे हैं तो कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होना, लेकिन अगर बिजनेस पहले से चलता आ रहा है और किसी सब्सिक्वेंट पीरियड के लिए उसने आपको ट्रांजैक्शन दे दी है, तो लाजमी बात है कि बिजनेस के पास कैश बैलेंस भी होगा, बिजनेस के बैंक अकाउंट में भी कोई ना कोई पैसा रखा हुआ होगा, कुछ ना कुछ उसके पास अमाउंट जरूर मौजूद होगी। तो क्वेश्चन में ये बात आपको बता दी जाएगी कि आपके पास प्रीवियस मंथ के एंड पर क्या क्या अमाउंट मौजूद थी। जो अमाउंट प्रीवियस पीरियड के एंड पर होती है वही अमाउंट करंट पीरियड के स्टार्ट में हमारा ओपनिंग बैलेंस बन जाती है। ये बात समझ आ गई है? तो हमारे पास स्टार्ट में जो ओपनिंग बैलेंसेस मौजूद थे वो कैश इन हैंड मौजूद है 178,000 का, और हमारे पास बैंक में बैलेंस मौजूद नहीं है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, लाइबिलिटी है हमारी। और वो लाइबिलिटी कितने की है? 769,000। अगर यहां पे सिर्फ बैंक लिखा हुआ होता तो मतलब मेरा पैसा बैंक में मौजूद है, मेरा एसेट होता। लेकिन जैसे ही ओवरड्राफ्ट होगा तो वो आपको जरूर बताएगा कि भाई ये आपके पास ओवरड्राफ्ट है। अब आपके पास कैश इन हैंड आपका एसेट है, जबकि बैंक ओवरड्राफ्ट आपकी लायबिलिटी है। एसेट्स की नेचर क्या होती है? डेबिट नेचर होती है। तो ये जो बैलेंस है ना कैश इन हैंड, वो आप लोगों ने डेबिट साइड पे जाके लिखना है, रिसिप्ट साइड पे जाके लिखना है कैश बुक की। लेकिन जो आपके पास लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी की नेचर क्या आएगी? क्रेडिट नेचर। तो आपने जो क्रेडिट आपके पास नेचर बैलेंस आ रहा है, बैंक ओवरड्राफ्ट आपकी लाइबिलिटी बन रही है, वो आप लोगों ने कैश बुक की पेमेंट साइड पर बैंक के कॉलम में जाकर लिखना है। आपने ओपनिंग बैलेंस बिल्कुल ऐसे लिखने हैं। मैंने कल आपसे कहा था कि आपने फर्स्ट लाइन छोड़ देनी है। वो फर्स्ट लाइन इसलिए छोड़नी थी कि जैसे ही आप लोगों ने अपने पास कैश बुक बनाया तो उस कैश बुक की फर्स्ट लाइन पर, जैसे कि ये कैश बुक है, फर्स्ट लाइन पर 1 अगस्त को बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस, कैश का बैलेंस आप लोगों ने रिसिप्ट साइड पे लिखना है 178,000। अब बैंक में आपका कोई पैसा नहीं है तो यहां पर आपने कुछ नहीं लिखना। जबकि फिर दूसरी साइड पर भी बैलेंस ब्रॉट डाउन, लेकिन कैश का नहीं लिखना, बैंक के कॉलम में यहां पे लिखना। जब यहां पर आके लिखा हम लोगों ने तो इसे कहा जाता है हमारा नेगेटिव बैलेंस। हमारी लाइबिलिटी मौजूद है, बैंक ओवरड्राफ्ट मौजूद है। बैंक में अगर पैसा मौजूद होगा तो रिसिप्ट साइड पर आएगा, अगर बैंक में ओवरड्राफ्ट मौजूद होगा तो कैश बुक की पेमेंट साइड पर ओपनिंग बैलेंस को लिखा जाएगा। ये बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? ओपनिंग बैलेंसेस हो तो अब लिख लोगे ना। नेक्स्ट देखो हमारे पास। अच्छा, ये क्वेश्चन मतलब कुछ लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट था, जैसे डिस्काउंट्स वगैरह के ट्रांजैक्शन के हवाले से। अदरवाइज ये सारा ही क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा था। जैसा कि आप देखें, ऑफिस फर्नीचर परचेज्ड फ्रॉम रैबिट फॉर कैश एंड ऑन क्रेडिट। अब देखें, कैश के लिए आपने कैश बुक की पेमेंट साइड पे चले जाना है, ऑन क्रेडिट के लिए आप लोगों ने जर्नल में चले जाना है। फॉर ₹38,000 एंड ₹129,000
रिस्पेक्टिवली। बेसिकली ये दो डिफरेंट ट्रांजैक्शंस हैं। जो रैबिट से कैश पे फर्नीचर परचेज किया, वो कैश बुक की पेमेंट साइड पर जाके आप लोगों ने रिकॉर्ड कर देना है। हाँ हाँ, जो कैश में परचेज किया वो तो कैश में आएगा ना, जो उधार पे लिया हुआ है उसको जाके जर्नल जर्नल में रिकॉर्ड कर दो। ओके, कैश के लिए तो हमारी बात वैसे वैसी वाज़ेह थी कि हर वो चीज जिसमें कैश इन्वॉल्व हो जाए कैश बुक में जाएगी। अब उसमें मजीद एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं है हमें। अब यहाँ पे क्रेडिट वाला जो हमारे पास पार्ट था वो चला जाएगा जर्नल जर्नल में। आई होप कि ये बात सब बच्चों को समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट देखें, गुड्स परचेज फ्रॉम फॉर कैश फ्रॉम बीन एंड कंपनी ₹85,000। तो ये हमारे पास देखें कैश शामिल हो गया। अब जहां पे गुड्स परचेज, तो फिर क्या मैं परचेज डे बुक में लेकर जाऊं? नहीं, कैश बुक मौजूद है तो कैश बुक की पेमेंट साइड पर यहां पर आ जाएगा हमारे पास 85,000। नेक्स्ट, 5 अगस्त, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। अब इसको लेकर जाएंगे हम लोग परचेज डे बुक के अंदर और कहते हैं इन बल्क नेट ऑफ 5% ट्रेड डिस्काउंट। अब जब वर्ड यूज कर लिया ना नेट ऑफ, तो मतलब आपको माइनस करने की जरूरत नहीं है। उसने माइनस करने के बाद आपको जो नेट अमाउंट है, जो बकाया अमाउंट है, उसने वही बताई है। तो आपने जाकर मून एंड कंपनी शॉन ट्रेडर्स आपने 475 एंड 513 ही रिकॉर्ड करना था। अगर ये होती हमारे पास लिस्ट प्राइसेस तो हम इसमें से ये 5% ट्रेड डिस्काउंट लेस करते, फिर जो नेट अमाउंट आती तब जाके रिकॉर्ड करते। लेकिन जहां पर जब उसने कह दिया कि ऑलरेडी नेट हो चुकी है तो आप लोगों को मजीद ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। मून एंड कंपनी, शॉन ट्रेडर्स और ये अमाउंट आप लोगों ने रिकॉर्ड कर दी। बात क्लियर? नेक्स्ट देखिए, गुड्स सोल्ड ऑन, तो कौन सी डे बुक का पार्ट बनेगा? सेल्स डे बुक का पार्ट बनेगा फॉर ₹236,000 एंड 198,000। अभी तक देखो उसने कोई ट्रेड डिस्काउंट की बात नहीं की। किस किस को? एजी सुपर स्टोर्स एंड अपोलो सैंटर्स रेस्पेक्टिवली। अब नेक्स्ट देखो, कहते हैं द सेटलमेंट डिस्काउंट, मतलब ट्रेड डिस्काउंट की तो यहाँ पे बात ही नहीं आ रही, सेटलमेंट डिस्काउंट की बात आ गई है। सेटलमेंट डिस्काउंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है इस क्वेश्चन में। क्या मैंने सेटलमेंट डिस्काउंट के लिए देखना है कि मेरा कस्टमर डिस्काउंट को अवेल करेगा या नहीं करेगा। अगर मैं ये सोचूं, मेरी ये एक्सपेक्टेशन हो कि डिस्काउंट को अवेल करेगा, तो मैं उनकी अमाउंट सेल्स की 236 एंड 198 रिकॉर्ड नहीं करूंगा, मैं नेट अमाउंट जाके रिकॉर्ड करूंगा। मैं आफ्टर डिस्काउंट जो अमाउंट होगी उसको जाके रिकॉर्ड करूंगा। क्या कहता है? सेटलमेंट डिस्काउंट टर्म्स आर यूजुअली ऑफर्ड बट इट इज हाईली प्रोबेबल दैट कस्टमर, अगर ये बात आ जाए तो फिर फर्स्ट ट्रांजैक्शन इजी होती है कि आप लोगों ने जाकर अपने पास फुल अमाउंट के साथ अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर देना है। तो हम लोग सेल डे बुक में जाएंगे एंड 236 एंड 198 को जाकर रिकॉर्ड कर देंगे। ऑलराइट, अब देखें यहां पर अगर हम लोग कहें कि भाई अगर ये चीज ना होती तो मैं ये अमाउंट ना रिकॉर्ड करता, तो साथ में मुझे वो परसेंटेज भी बताता कि डिस्काउंट हम लोग कितने परसेंट दे रहे हैं, 5%, 2%, 4%, जो भी अमाउंट होती। लेकिन इस क्वेश्चन में तो इसने मुझे डिस्काउंट की परसेंटेज बताई नहीं है कि मैंने डिस्काउंट देना कितना है, तो अभी के लिए मैं इसको अमाउंट को फाइंड नहीं कर सकता। बात क्लियर? सपोज कर लेते हैं कि अगर यहां पे होता 5%, settlement discount of 5% usually offered to customer and it is highly probable that customer will avail that offer, तो फिर मैं अपनी सेल्स डे बुक के अंदर 236 रिकॉर्ड ना करता, 198 रिकॉर्ड ना करता, मैं इनका 95% रिकॉर्ड करता। देखो अब खुद सोचो कि अगर मैंने ₹100 की सेल्स की और
वहां पर आप लोग सबसे पहले ना परसेंटेजेस में सोचा करो, और परसेंटेजेस में टोटल 100 रखा जाता है। आप लोग ये सोचो कि अगर मैंने 100 रुपीज की सेल्स की और अपने कस्टमर को 5% डिस्काउंट ऑफर कर रहा हूं और वो डिस्काउंट को अवेल कर जाएगा, तो मुझे कितने परसेंट अमाउंट पे करेगा? तो आप जाएं 236,000 का 95% फाइंड कर ले। ये पहले एक ही स्टेप के अंदर आपके पास आंसर आ जाएगा। अदरवाइज क्या है कि 236,000 मल्टीप्लाइड बाय 5%, तो आपने सबसे पहले ये अमाउंट फाइंड करी, फिर 236 में से वो 5% माइनस करोगे, तब जाके आपके पास नेट अमाउंट आएगी। दोनों तरीकों से आप लोग जा सकते हो, लेकिन ज्यादा अच्छा है कि आप 100 में से 5% डिस्काउंट डिडक्ट करो, रिमेनिंग अमाउंट 95%, तो अपनी फुल अमाउंट को 95% से मल्टीप्लाई करवा दो। क्या ये बात क्लियर हो चुकी है सब बच्चों को? नेक्स्ट देखें, कहते हैं गुड्स कॉस्टिंग ₹68,000 वो रिटर्न टू। तो देखो क्वेश्चन पढ़ते हुए आपको इतना याद हो कि मून एंड कंपनी बेसिकली मेरा सप्लायर था या कस्टमर था? सप्लाई, क्योंकि मैंने इससे गुड्स परचेज की थी। फिर ये भी याद होना चाहिए कि ऑन क्रेडिट थी या ऑन कैश थी? क्रेडिट थी, तो रिटर्न भी क्रेडिट पर होगा। तो कहां चला जाएगा? हम इसको जाके रिकॉर्ड करेंगे परचेज रिटर्न डे बुक में। ये हमारे पास अमाउंट आ गई। इसी तरह से नेक्स्ट देखो, कैश सेल्स टू डोनेशन सन्स ₹40,000 कहां पे रिकॉर्डिंग होनी है? कैश बुक की रिसीट साइड पर हम लोगों ने ये रिकॉर्डिंग कर दी। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली ये पूछा जा रहा था 6 अगस्त के ट्रांजैक्शन। अब यहां पे देखें, कहते हैं चेक नेट ऑफ 5% डिस्काउंट। अब ये बात हमेशा याद रखना कि अगर पेमेंट डेट की हम लोग बात करें ना, मैं अपने कस्टमर से अमाउंट रिसीव करूं इन द फॉर्म ऑफ चेक, या मैं अपने सप्लायर को चेक इश्यू करूं, दोनों ही नेट अमाउंट पर जाएंगे, फुल अमाउंट पर नहीं होंगे। अगर मैंने डिस्काउंट अवेल किया है तो, अगर उसमें किसी किस्म का कोई सेटलमेंट डिस्काउंट है, तो आपको फुल अमाउंट नहीं मिलने वाली। आपको हमेशा जो चेक इश्यू करोगे या जो चेक रिसीव करोगे, वो हमेशा नेट अमाउंट का करोगे। ऑलराइट, आफ्टर डिस्काउंट जो अमाउंट होती है उसके ऊपर किया जाता है। अब यहां पर देखो, कहते हैं नेट ऑफ 5% डिस्काउंट अमाउंटिंग टू रुपीज, मतलब मैंने अब ये क्या था, चेक क्या किया, नेट ऑफ 194 750 230 वर रिसीव्ड। तो मैंने अपने कस्टमर से जो अमाउंट रिसीव किया, बेसिकली मैंने उनसे ये अमाउंट रिसीव नहीं करनी थी, मैंने रिसीव ज्यादा करने थे, लेकिन इसके ऊपर मुझे 5% डिस्काउंट मिल गया है। सॉरी, मैंने 5% डिस्काउंट ऑफर किया है अपने कस्टमर्स को, तो मुझे बेसिकली 95% अमाउंट पे कर रहे हैं आफ्टर 5% डिस्काउंट। ये जो अमाउंट आपको नजर आ रही है ना 194 750, ये 100% अमाउंट नहीं है। ये कितने परसेंट अमाउंट है? डिस्काउंट के अमाउंट को माइनस कर दो, ये 95% अमाउंट है। अब आपने ये देखना है तो भाई आपने डिस्काउंट दिया कितना था। अब इसके लिए ना सबसे पहली बात कि भाई जो चेक आप लोगों ने रिसीव किया है, बैंक के कॉलम में तो वही जाएंगे ना, कैश बुक रिसीट साइड, बैंक के कॉलम में तो वही चेक जाएंगे ना जितनी अमाउंट आपने रिसीव की है। तो आप लोग ये तो जाके एज इट इज लिख दो, एजी सुपर स्टोर्स एंड ब्राइटन एंड कंपनी। बैंक के कॉलम में जो दो चेक आप लोगों ने रिसीव किए हैं, जितनी अमाउंट उन चेक्स पे मेंशन है, मतलब नेट अमाउंट, वो आप लोगों ने जाके लिख देनी है। अगर इसके साथ डिस्काउंट का कॉलम होता जहां पर, तो मैं साथ में इनके डिस्काउंट्स भी लिख देता, तो फिर कोई इशू नहीं था। लेकिन कैश बुक 2 कॉलम थी और मैंने डिस्काउंट अलाउ किया, तो मैं डिस्काउंट को जाके रिकॉर्ड करूंगा जर्नल में। लेकिन मुझे ना जरा अलग से सोचना पड़ेगा कि मैं डिस्काउंट अलाउ कितना कर रहा हूं। जैसे इसके लिए 194 750, अब ये कितने परसेंट अमाउंट है, तो इसको डिवाइड कर दो, ये जितने परसेंट अमाउंट हो उसके साथ हमेशा डिवाइड कर दिया करो।
और मल्टीप्लाई करो जो अमाउंट आपने फाइंड करनी है। अब अगर आपने ये देखना है कि मैंने अपने रिसीवेबल से टोटल अमाउंट रिसीव कितनी करनी थी, तो मल्टीप्लाइड बाय 100, टोटल अमाउंट आपके पास आ जाएगी। लेकिन अगर आपने ये देखना है कि मैंने उसको डिस्काउंट कितना दिया, तो डिस्काउंट कितना परसेंट था, तो मल्टीप्लाइड बाय 5, ये डिस्काउंट की अमाउंट आपके पास आ जानी है। क्या ये बात क्लियर हो गई? एंड द आंसर इज मल्टीप्लाइड बाय 5 कर दो। हम लोगों ने सिर्फ जो चेक की अमाउंट रिसीव की चेक की फॉर्म के अंदर, सिर्फ उसकी रिकॉर्डिंग नहीं करनी होती। बेसिकली सेटलमेंट डिस्काउंट है तो अपना जो हमारा रिसीवेबल होता है ना, उसको 100% अमाउंट के साथ हम लोगों ने एलिमिनेट करना होता है। तो उसके लिए पहले 100% अमाउंट का पता भी होना चाहिए। अब जो चेक के ऊपर से हम लोगों ने अमाउंट ली, वो हमारे पास नेट ऑफ 5% डिस्काउंट है, तो ये 95% अमाउंट है। तो यहां पर आ जाएगा डिवाइडेड बाय 95, मतलब जो एक्चुअल अमाउंट आपको गिवन हो उसको डिवाइड कर दो उसकी परसेंटेज के साथ। तो हमने इसके साथ डिवाइड कर दिया। अब दो ऑप्शन है, क्या आपने ये देखना है कि आपके रिसीवेबल ने आपको अमाउंट कितनी देनी थी, तो उसने तो आपको 100% अमाउंट देनी थी, तो आप उसको मल्टीप्लाई कर दो 100 के साथ, तो ये आंसर आपके पास आ जाएगा 194,750 डिवाइडेड बाय 95। अच्छा, इसके साथ ना ये परसेंटेज वगैरह लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी परसेंटेज ऊपर जो न्यूमरेटर लिखने लगा उसकी परसेंटेज के साथ कैंसिल हो जाती है। मल्टीप्लाइड बाय, अब 100 कर दो तो आपके रिसीवेबल ने आपको 205,000 रुपीज पे करने थे। आपका रिसीवेबल जो क्रेडिट होना है ना इन टोटल, वो 205,000 के साथ होना है। लेकिन उसके लिए डेबिट दो चीजें हो रही हैं। एक तो हो रही है हमारे पास हमारा बैंक का कॉलम 194,750 से, तो इसमें से अब माइनस कर दो जो अमाउंट आपने रिसीव की 194,750, ये डिस्काउंट आ गया आपके पास। कि आपने एजी सुपर स्टोर को जो डिस्काउंट अलाउ किया है वो 10,250 का है। क्या ये बात क्लियर हो गई? और इसको आप इस तरह से भी फाइंड कर सकते थे कि जब आपको चाहिए ही डिस्काउंट की अमाउंट, तो मल्टीप्लाइड बाय 100 क्यों कर रहे हो, मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू 10,250, डिस्काउंट की अमाउंट आपके पास आ गई। ये बात क्लियर? तो एजी सुपर स्टोर को आपने कितना डिस्काउंट ऑफर किया, 10,250 का। अच्छा ये बताओ, डिस्काउंट्स अलाउड के अगेंस्ट रिसीवेबल ने डेबिट होना है या क्रेडिट होना है? डिस्काउंट अलाउड के अगेंस्ट रिसीवेबल ने डेबिट होना है या क्रेडिट होना है? क्रेडिट होना है, क्योंकि जैसे ही डिस्काउंट अलाउ किया मेरे रिसीवेबल कम हो जाएगा, मेरे एसेट में डिक्रीज आ जाएगा, तो रिसीवेबल कम होगा। अब कौन सा रिसीवेबल है ये मेरा, एजी सुपर स्टोर को क्रेडिट करो, कितनी अमाउंट से, 10,250 से। तो आप लोग यहां पर आओगे, आपको ये ट्रांजेक्शन समझ आ चुकी होगी और अब आपको ये वर्किंग भी समझ आ गई होगी। सेम केस विद ब्राइट एंड कंपनी, ब्राइट एंड कंपनी को भी 5% हमने डिस्काउंट दिया हुआ है। तो ये जो अमाउंट हमें गिवन है 243,200, ये बेसिकली 95% है, मल्टीप्लाइड बाय इसको कितना डिस्काउंट अलाउ किया हम लोगों ने, तो इसको हम लोग फाइंड करेंगे कुछ इस तरह, 243,200 डिवाइडेड बाय 95 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू 12800। हम लोगों ने ब्राइट एंड कंपनी को, तो ब्राइट एंड कंपनी के अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे कितनी अमाउंट से, 12800 से, और अपने डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करोगे। या तो डिस्काउंट अलाउड को कर दो या फिर अपने रेवेन्यू को कम कर लो, सेल्स को डेबिट कर दो, कितनी, इन दोनों के टोटल से, कि आपने अपने रिसीवेबल्स को इन टोटल 23,050 रुपए डिस्काउंट दिए हैं। एनी इशू? सबको क्लियर?
क्या बात है, अब कोई इशू यहां पर नहीं। अगर यही हमारे पास कैश बुक होती 3 कॉलम, तो फिर यहां पर हमें रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं थी, हम 10250 यहां पे लिख देते और एंड 12800 ये यहां पे हम लोग लिख देते, तो हमारी ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो चुकी थी। अब 16 अगस्त में किसी को कोई शो 20th August, it was agreed with Columbus Traders to adjust 200,000 payable to AT against receivable from AT. Means कॉन्ट्रा सेटलमेंट करवा रहे हैं। तो कॉन्ट्रा सेटलमेंट के लिए देखो एटी तो हम लोग खुद हैं, लेकिन एडजस्टमेंट किसके साथ हो रही है? कोलंबस ट्रेडर मेरा रिसीवेबल भी है, कोलंबस ट्रेडर्स मेरा पेएबल भी है। तो आप लोगों ने कॉन्ट्रा सेटलमेंट के लिए एंट्री क्या रिकॉर्ड करनी होती है? पेएबल कोलंबस ट्रेडर्स टू रिसीवेबल कोलंबस ट्रेडर्स, कितनी अमाउंट के साथ? अब एक ही अमाउंट गिवन है, तो कहता है कि इस अमाउंट से हम लोगों ने सेटलमेंट की है, तो 200,000 ही आप लोगों ने जाकर रिकॉर्ड कर देना है। अब यहां पर आपके पास आ गया, कहां जाके रिकॉर्ड करना है हमने इसको? जर्नल में। नेक्स्ट देखिए हमारे पास एग्जांपल 13 की लास्ट एंट्री, पेमेंट ऑफ ₹225 नेट और 10% डिस्काउंट टू अर्चन। तो जितनी आपने पेमेंट की वो तो आपके पास चली जाएगी आपकी कैश बुक की पेमेंट साइट पर, लेकिन इसके ऊपर आपको डिस्काउंट कितना मिला? 10%। तो ये अमाउंट कितने परसेंट है? 90। तो डिस्काउंट के लिए अलग से ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है, तो 5000 डिवाइडेड बाय, अब 90 कर देंगे क्योंकि 10% डिस्काउंट था, तो ये 90% अमाउंट है, एंड मल्टीप्लाइड बाय, तो ये डिस्काउंट हमने रिसीव किया। जब डिस्काउंट रिसीव करूंगा तो लायबिलिटी में इंक्रीज है या डिक्रीज है? लायबिलिटी में डिक्रीज है। तो लायबिलिटी में डिक्रीज उसको डिस्काउंट रिसीव्ड के अगेंस्ट डेबिट करेगा या क्रेडिट करेगा? डेबिट। तो आप लोगों ने क्या जाके रिकॉर्ड कर देना है? ऑल शम्स, हमारी लायबिलिटी ट्रेड पेएबल ऑल शम्स डेबिट हो जाएगा 25,000 से, और डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट, या इसकी जगह पर परचेजेस क्रेडिट हो जाएंगी 25,000 के साथ। आई होप कि आपको एग्जाम्पल नंबर 13 अच्छे से समझ आ चुकी होगी। नाउ मूव टू एग्जाम्पल 14। Henry Brothers is engaged in trading of textile products as at 1st July 2018. HB had cash and bank balances of rupees 76,000 and 286,000। अब अगर यहाँ पे देखो तो बैंक के साथ ओवरड्राफ्ट का वर्ड नहीं है, तो दोनों ही पॉजिटिव हैं। अब जब कैश बुक बनाएंगे ना, तो दोनों ही कैश बुक की रिसिप्ट साइड पे लिख देंगे, तो पेमेंट साइड पे इनका बैलेंस नहीं जाने। और ये बात हमेशा याद रखिएगा कि बेटा कैश बुक का बैलेंस कभी भी पेमेंट साइड पे नहीं जाएगा। कैश बुक ओवरड्राफ्ट नहीं होगा, कैश का जो बैलेंस है, क्या मैक्सिमम मेरे पास कैश नहीं है तो जीरो बैलेंस है बस। इसके अलावा अगर कोई लायबिलिटीज होंगी तो वो लायबिलिटीज अलग से लिखी हुई है, कैश का नेगेटिव बैलेंस मेरे पास नहीं होगा। अब यहां पर देखें, हमने सबसे पहले बेटा इन दोनों के लिए ओपनिंग बैलेंसेस अपनी कैश बुक में जाके रिकॉर्ड कर देने हैं। ये आ गए आपके पास 76,000 एंड 286,000। आई होप कि क्लियर है ये बात। अब आप लोगों ने जितनी एग्जांपल सॉल्व कर ली, जितनी ट्रांजैक्शन सॉल्व कर लिया ना, अब आप लोगों के लिए ये अंडरस्टैंडिंग बहुत सिंपल सी बात है। यही चीज शुरू में हमें बहुत मुश्किल लगा करती थी, तो इस वजह से अकाउंटिंग को अब देखो जैसे ही चैप्टर 2 हम लोग एंड करने जा रही हैं, आप लोगों ने आज जाकर एमसीक्यूज भी सॉल्व कर लेने हैं, कल आप लोगों ने टेस्ट भी दे देना है, लेकिन आज एक कॉन्फिडेंस के साथ बैठे हुए हो कि यार अब चैप्टर 2 आता है, चैप्टर 1 पहले भी आता था हमें, ऐसे ही है ना। आज अगर अनाउंस कर देंगे फर्स्ट 2 चैप्टर्स का टेस्ट है, आप इजीली सॉल्व करके आ जाओगे, क्योंकि मसला ही नहीं है भाई, पहले से रेडी है ना ऐसा। तो फर्स्ट 2 चैप्टर्स का टेस्ट है। 4 जुलाई purchased goods on credit amounting to rupees 250,000, 180,000 from Alpha Enterprises and Bravo Traders respectively। अब यहां पे जरा बात सुनिएगा, अगर ये बात होती ना बस यहीं तक, तो फिर सिंपली हम लोग जाते हैं
परचेज डे बुक में, और वहां पर सप्लायर्स नेम अल्फा एंटरप्राइजेज ब्रावो ट्रेडर्स और अमाउंट लिखते थे 250 एंड 180,000, अपने परचेजेस की रिकॉर्डिंग हो गई थी। लेकिन जहां पर देखें क्या कहता है, कहता है एई ऑफर्ड, कौन, अल्फा एंटरप्राइजेज ने ऑफर किया कितना, 3% डिस्काउंट इफ पेमेंट वॉज मेड विद इन 15 डेज। अब आप लोगों ने देखा है कि ये हमारे पास सेल्स है या परचेज है, परचेज, तो परचेज के लिए बात सोचने की जरूरत ही नहीं होती कि डिस्काउंट को अवेल करना है या नहीं करना। हमेशा अपनी लायबिलिटी और उसकी रिस्पेक्टिव परचेजेज फुल अमाउंट की रिकॉर्ड होती है। ये सिर्फ एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है यहां पर कि अगर आप अल्फा एंटरप्राइजेस को पेमेंट विद इन 15 डेज कर लो तो आपने 250,000 उसको पे नहीं करना। तो कितनी अमाउंट पे करनी है, टोटल अमाउंट का 97% आपने पे करना है। तो पेमेंट के टाइम पर बस आपने ये बात याद रखनी है, 15 + 4 इज इक्वल, मतलब 19 से पहले पहले अगर मैं पेमेंट कर देता हूं, 18 तक अगर मैं पेमेंट कर देता हूं तो मुझे 3% डिस्काउंट मिल जाता है। ये बात क्लियर। कहां पे रिकॉर्डिंग करेंगे, ये देखो हो गई रिकॉर्डिंग। बस अब मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। 6 जुलाई, परचेज ऑफिस फर्नीचर कॉस्टिंग ₹90,000 फ्रॉम लेविश डिजाइन्स एंड पेड ₹50,000 थ्रू चेक। ₹40,000 had already been paid in June 2018 and debited to advances। अब यहां पे बात सुनो, कहते हैं 90,000 रुपीज का हम लोगों ने फर्नीचर परचेज किया, लेकिन उसके लिए कहता है जो अभी हम लोगों ने पेमेंट की है वो 50,000 रुपीज की पेमेंट की है। तो इसका यह मतलब नहीं है कि हमेशा बात रिमेनिंग अमाउंट उधार पे चली जाएगी कि मैंने फ्यूचर में पे करनी है, मेरी लायबिलिटी है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। कहते हैं वो जो 40,000 था वो हम लोगों ने एडवांस में दिया हुआ था जब हम लोगों ने फर्नीचर को ऑर्डर किया होगा। 40,000 हम लोगों ने उस टाइम पे दिया हुआ था, और उस टाइम जब मैंने 40,000 दिया था उस टाइम मैंने डेबिट फर्नीचर को नहीं किया था, उस टाइम मैंने डेबिट किसको किया था, एडवांस को। कहते हैं ये 40,000 हम लोगों ने डेबिट किया हुआ है जून के मंथ में, कहा, एडवांसेस के तौर पर। मतलब जून में जो मैंने पेमेंट की थी उस टाइम पे मैंने रिकॉर्डिंग की थी एडवांस टू बैंक अकाउंट 40,000, ये मैंने जून में जाके पेमेंट कर दी थी, एडवांस टू पेमेंट की थी, तो बैंक ने क्रेडिट होना है। डेबिट कौन होगा, फर्नीचर नहीं हो सकता क्योंकि अभी आया नहीं है मेरे पास, जब आएगा तब डेबिट होगा। तो आज क्या रिकॉर्ड कर दिया है, एडवांस फॉर फर्नीचर। आप इसको यूं लिख सकते लेकिन सिर्फ फर्नीचर नहीं लिख सकते एडवांस के टाइम पर। ये एंट्री रिकॉर्ड हुई है जून के मंथ में, हम लोग कहां पे मौजूद हैं, जुलाई के मंथ में। अब फर्नीचर आ गया तो फर्नीचर को आपने डेबिट कर देना है इसकी टोटल अमाउंट के साथ। कितने क्या है, पे कितना किया, बैंक 50,000 अभी पे किया 6 जुलाई को, तो रिमेनिंग बैलेंस 40 पेएबल नहीं है एडवांस, तो वो जो एडवांस डेबिट किया था उस एडवांस को क्रेडिट कर दोगे। अब बेसिकली ये दो ट्रांजैक्शन है, इसका हाफ इंपैक्ट, पार्शियल इंपैक्ट बैंकिंग चैनल के थ्रू जाएगा कैश बुक में 50,000 पेमेंट साइड पर, ये जाके आपने रिकॉर्ड कर दिया। और जो रिमेनिंग आप लोगों के पास 40,000 है वो आपके पास एक एंट्री बन रही है, फर्नीचर डेबिट 40 से और एडवांस क्रेडिट 40 से, कहां जानी चाहिए, जर्नल। तो 40,000 के साथ ये जर्नल का पार्ट बन जाएगी। बेटा डिपेंड करता है, अगर मैंने अपने कस्टमर से एडवांस रिसीव किया हुआ है तो लायबिलिटी है, अगर मैंने एडवांस पे किया हुआ है अपने सप्लायर्स को तो एसिड है। तो ये जो फर्नीचर के अगेंस्ट मैंने 40,000 पे किया था ना जून के मंथ में, ये एडवांस मेरा एसिड था। अब वो एडवांस एसिड खत्म हो गया है और फर्नीचर के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। क्या मैं उसको एडवांस के तौर पे नहीं लिखूंगा, मैं उसको फर्नीचर के तौर, लेकिन पहले फर्नीचर नहीं लिख सकता था क्योंकि मेरे पास आया ही नहीं था। क्लियर। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखें, सब बच्चों को समझ आ गई।
8 जुलाई कहते सोल्ड गुड्स टू HRS governments and received a check of rupees 300,000. Also sold goods to on cash to Sean Garments having list price of rupees 250 and offer discount of 2%. अब यहां पर अगर बात देखें भाई स्टेटमेंट को गौर से पढ़ा कर सेल्स की है लेकिन दोनों ही सेल्स डे बुक का पार्ट नहीं बनेगी। एक सेल्स की हम लोगों ने HRS को लेकिन उससे हम लोगों ने रिसीव कर लिया तो भाई कैश सेल्स हुई ना। तो बैंक तो आप लोगों ने कैश बुक की रिसिप्ट साइड पर बैंक के कॉलम में जाना है और जितनी अमाउंट का चेक रिसीव किया अपनी सेल्स उतने के रिकॉर्ड कर दो। ये आपके पास 300,000 ही जाके रिकॉर्ड हो जाएगा। लेकिन अगर इसके साथ साथ देखो आप लोगों ने कैश के ऊपर, अब यहां पर उसने बता दिया कैश के ऊपर है हमारे पास, तो कैश पर है तो हमने कैश इन हैंड रिसीव किया। किससे? शॉन गवर्नमेंट से। लिस्ट प्राइस क्या थी लेकिन हमने उसको डिस्काउंट दे दिया, 2% का डिस्काउंट दे दिया। तो भाई कैश पर है तो ये डिस्काउंट यहां पे सोचने की जरूरत नहीं है कि सेटलमेंट है या ट्रेड डिस्काउंट है। तो अभी तो हम लोग सेल करने जा रहे हैं, अभी हम लोगों ने गुड्स हैंड ओवर करनी है और पैसे इमीडिएटली ले रहे हैं लेकिन इन द फॉर्म ऑफ कैश ले रहे हैं। लिस्ट प्राइस 250 है, 2% डिस्काउंट होगा, क्या मैं उसे 250 रुपीज रिसीव करूंगा? मैंने कितनी अमाउंट रिसीव करनी है उसे? 98% आफ्टर डिस्काउंट। तो मैं क्या करूंगा यहां पर? अब देखिए यहां पर ट्रेड डिस्काउंट की अमाउंट फाइंड करने का कोई फायदा ही नहीं है। हम क्या करेंगे 250,000 मल्टीप्लाइड बाय 98%, तो परसेंट मतलब 0.98, तो कितनी अमाउंट? 245। तो जाकर कैश बुक में आप लोगों ने 245 रिकॉर्ड करना है जो अमाउंट आपने रिसीव की है। तो यहां पर 98% इसलिए आ रहा है। ये बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? जी नहीं आ सकते। हाँ वैसे अगर बेसिकली ये सेल 100% के साथ है जहां पर लिख सकते हो लेकिन वो रेफरेंस नहीं दे पाते 98% का। अगर यहां पर मैं 98% लिख देता और यहां पर अमाउंट आ जाती 245,000 तो आप ये अज्यूम करते जैसे मैंने इसको भी डिस्काउंट दिया है। लेकिन अलग अलग इसलिए लिखा कि इसको मैंने डिस्काउंट नहीं दिया, मैंने डिस्काउंट सिर्फ इसको दिया है। और फिर 98% लिखने से पता चल जाएगा 2% डिस्काउंट है। ऑलराइट, इसलिए अलग अलग लिखा गया है। इसको नहीं लिखना, हाँ सही कह रही है, सही कह रही है, नहीं लिखना जर्नल, उसे पता है ये ट्रेड डिस्काउंट है, नहीं जाता रहता, पता है ना। 14 जुलाई 20% गुड्स सोल्ड टू शॉन गवर्नमेंट्स। अब यहां पर देखो शॉन गवर्नमेंट्स को हम लोगों ने गुड सेल की थी, ये देखो कितने की गुड सेल की थी हमने इसको? 250 की थी लेकिन हमने तो 245 की सेल्स रिकॉर्ड की हुई है ना। तो अब बाकी सारे परसेंटेजेस 245 के हिसाब से करना क्योंकि आपने सेल्स रिकॉर्ड ही 245 की, 250 का 20% ना ले लेना। क्लियर? बच्चे यही पे यही मिस्टेक करते हैं, क्यों कहते हैं शॉन गवर्नमेंट को 250 की सेल्स की है, नहीं भाई 245 की सेल्स की हुई है हमने उसको। तो उनका 20% रिटर्न हो गया आप लोगों को। आपने तो डिस्काउंट इसलिए दिया था ना कि डैमेज गुड्स है जाने दो, है, लेकिन वो घर गया उसे पता चला डैमेज गुड्स है, वो डैमेज गुड्स उठा कर ले आया और वो 20% बनती थी हमारे पास। क्या हुआ? एंड द अमाउंट वाज रिफंड इन कैश, बनता भी था क्योंकि हमने उसे कैश रिसीव किया था, उधार पे नहीं भेज सकते थे उसको। कहते हैं दीज गुड्स वर सोल्ड ऑन मार्कअप ऑफ 25% ऑफ कॉस्ट। तो अभी के लिए ये पॉइंट आपके लिए किसी काम का नहीं है कि भाई हमें क्या, चाहे जितनी मर्जी उससे प्रॉफिट अर्न किया हो तुम लोगों ने, बताता है कि आपने उससे प्रॉफिट कितना अर्न किया था, उन गुड्स की कॉस्ट कितनी बनती है, हमें ये अभी जानने की जरूरत नहीं है कि जो मैंने उनको सेल्स की थी उनकी बेसिकली कॉस्ट क्या थी। क्लियर? तो हम लोग जाएंगे सिर्फ और सिर्फ, अब ये सेल्स रिटर्न है, ये बात तो सबको पता है ना, तो सेल्स रिटर्न डे बुक में नहीं लिखेंगे,
क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि कैश पर थी। तो कहां जाएंगे? कैश बुक के पेमेंट साइड पर चले जाएंगे। अमाउंट कितनी लेंगे? 245,000 का 20%, 49,000 बन जाएगा। तो जाओ ये 49,000 रिकॉर्ड कर दो। रिटर्न इन मीन्स रिटर्न इनवर्ड, सेज रिटर्न कितनी? 20%। तो ये आपने अमाउंट लिखी। क्लियर है सब बच्चों को? गुड। 14 जुलाई की मैंने लाइन क्या उन्होंने इसलिए लिखा है कि आपको कंफ्यूज कर सके, ताकि आप सारा टाइम इस पे वेस्ट हो, आप इसको सोचते रहो और आपका ये क्वेश्चन रह जाए और इतने में घंटी बज जाए कि भाई टाइम एंड हो गया और आप फेल हो जाओ। ये उन्होंने इसीलिए लिखी है, लेकिन आपने ऐसी इंफॉर्मेशन को अकाउंट फॉर नहीं किया, या आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखी गई है। ओके, बाद में ये लाइन बड़े काम की है, लेकिन जब कुछ पढ़ लोगे तब, अभी के लिए किसी काम की नहीं है ये। नेक्स्ट, और अभी के लिए इस लाइन को अभी एक्सप्लेन भी नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको अभी स्किप कर देना है। देखो, सोल्ड ओल्ड ऑफिस फर्नीचर एट इट्स बुक वैल्यू ऑन कैश फॉर ₹12,000। जी, सोल्ड ओल्ड फर्नीचर ऑफ इट्स बुक वैल्यू, मतलब जितने का था उतने पे ही हम लोगों ने सेल कर दिया, कैश पे सेल किया। तो कहां जाके रिकॉर्ड करें? ये लो, ये आ गया। और ये डिस्पोजल, ये फिक्स एसेट का जो सेल हम लोग करते हैं ना, तो उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है डिस्पोजल। तो इसका मतलब है कि फिक्स एसेट को हमने सेल कर दिया। ओके, फर्नीचर सोल्ड, मैं कह रहा हूं ना कि अब ये एक टर्म यूज की जाती है इसके लिए कि फिक्स एसेट जब भी सेल करोगे उसके लिए वर्ड यूज करोगे डिस्पोजल। अब आपने जैसे डिस्पोजल आ जाए समझ लेना कि फिक्स एसेट ही सेल हुआ है। क्लियर? जी, नेक्स्ट, गुड्स कॉस्टिंग ₹35,000 वर रिटर्न टू एई एंड रिमेनिंग अमाउंट वाज पेड थ्रू चेक। क्या डेट है? 17। एई के पास चले, हमने इससे परचेजेस की थी, कितने की? 250,000 की, ऐसे ही था 4 जुलाई को। तो इसने क्या कहा था? 3% डिस्काउंट अगर पेमेंट, तो 15 डेज में पेमेंट करने जा रहा हूं। अच्छा, 250,000 कर दूं पेमेंट? नहीं, 250,000 का 97% करूं, गलत। रिटर्न भी तो करने जा रहा हूं। तो आप लोगों ने पहले रिटर्न रिकॉर्ड करना है, वो माइनस होगा इसमें से। रिटर्न कितना आप लोग करने जा रहे हैं? तो 35,000 का पहले रिटर्न, क्योंकि परचेजेस क्रेडिट पर थी। तो ये आपके पास परचेजेस रिटर्न डे बुक का पार्ट बन जाएगा 35। अब मैंने उसको कितनी अमाउंट की परचेजेस कितने की थी? 250 की। रिटर्न कितने का किया? 35 का। रिमेनिंग अमाउंट 215,000। 215,000 सारा पे कर दूं? नहीं, इसके ऊपर डिस्काउंट लो। अब जो रिमेनिंग अमाउंट है डिस्काउंट भी उस पर मिलना है। 250 का 3% नहीं फाइंड करना, जो अमाउंट पे करनी है उसके ऊपर डिस्काउंट मिलना है आप लोगों को। तो ये अमाउंट आपके पास आ जाएगी 215,000। कितने परसेंट पे करूं? इज इक्वल टू क्या पेमेंट करूं? 208,550। ये कैश बुक की कौन सी साइड पे जाएगी? क्या इसका कोई और इंपैक्ट आएगा? डिस्काउंट रिसीव 3%, वो भी तो जाके रिकॉर्ड करना है। अब कैश बुक 2 कॉलम है, तो मैं फिर जाके डिस्काउंट रिसीव को ना लिखूं क्योंकि जगह ही नहीं है। तो जगह बना लेंगे हम लोग, कहां पर? शाबाश। तो कितनी अमाउंट से ये हमारे पास आ जाएगा? जी, ये जो अमाउंट आप लोगों ने अभी फाइंड की थी, आंसर डिवाइडेड बाय 97 एंड मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 6450। ये आ गया। ट्रेड पेबल एट पॉइंट ऑफ प्राइसेस टू डिस्काउंट रिसीव्ड 3%। ऑल राइट। अच्छा, नेक्स्ट देखिए बेटा, गुड्स सोल्ड ऑन कैश। तो ये तो आपको पता है कि आपकी कैश बुक की पेमेंट साइड पे चला जाएगा, है रिसिप्ट साइड पे चला जाएगा। जागते रहो, शाबाश।
बड़ी जल्दी एक तो सो जाते हो तुम लोग। ये रहा 236,500। नेक्स्ट, Saleh and company offer discount of 5% on list price of rupees 500 per unit if at least 250 units are purchased, HB purchased 300 unit to avail the discount and paid through। अब देखिए बेटा, हमारी ये परचेजेज मौजूद हैं, लेकिन परचेजेज कैश परचेजेज मौजूद हैं। बैंक की फॉर्म में हम लोगों ने इनको सारी की सारी पेमेंट कर दिया, लेकिन देखना यह है कि पेमेंट कितनी की। तो यहाँ पर बल्क क्वांटिटी डिस्काउंट आपको मिलता है। मतलब आपका सप्लायर आपसे कहता है कि यार अगर 250 यूनिट से ज्यादा परचेज करोगे ना, तो फिर मैं तुम्हें 5% का डिस्काउंट दे दूंगा। अदरवाइज अगर 250 यूनिट से कम परचेज कर रहे हो तो फिर 500 रुपए का एक ही यूनिट है। ऑल राइट। लेकिन अगर 250 से ज्यादा परचेज करोगे तो फिर 500 का नहीं है, फिर इसके ऊपर 5% तुम्हें डिस्काउंट मिल जाएगा। तो हम लोगों ने कितने यूनिट परचेज किए, तो क्या डिस्काउंट मिलेगा? तो एक यूनिट 500 का नहीं है, एक यूनिट हमें फिर कितने का पड़ जाएगा? 500 मल्टीप्लाइड बाय 95%। तो हमारे पास एक यूनिट कितने का आ जाएगा? एक यूनिट 475 रुपीज का पड़ेगा। हम लोगों ने कितने यूनिट परचेज किए हैं? तो देखो टोटल बिल हमारे पास कितना बन जाएगा? हाँ जी, 142500। तो जाके ये चेक इशू कर दो। ऑल राइट, समझ आ गई सब बच्चों को? नेक्स्ट देखो, अगर यहीं पे होता 200 यूनिट्स, तो फिर 500 मल्टीप्लाइड बाय 200 जाके चेक इशू कर देते। फिर आप लोगों को डिस्काउंट ऑफर नहीं किया गया था। पेड लोन इंस्टॉलमेंट्स ऑफ रुपीज दिस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑफ रुपीज दिस। अब बेटा, लोन की जो इंस्टॉलमेंट पे की जाती है उसमें आपकी प्रिंसिपल अमाउंट भी शामिल होती रहती है और साथ में उसका इंटरेस्ट भी शामिल होता है। दोनों को अलग अलग रिकॉर्ड किया जाता है। अब जाएगा कैश बुक की पेमेंट साइड पर, लिखेंगे भी 150, लेकिन इसको अलग अलग करके। तो इसमें से ये मेरा इंटरेस्ट एक्सपेंस है, 35,000 पे अलग लिखूंगा। तो 150 में से 35 मेरा इंटरेस्ट एक्सपेंस था, इंटरेस्ट था। तो मैंने लोन की अमाउंट में कितनी कंट्रीब्यूशन की है? 115,000 रुपीज की। तो लोन के तौर पर आप लोगों ने चार्ज करवाना है 115,000 और 35,000 पे चार्ज करवाने हैं आप लोगों ने इंटरेस्ट के तौर पर। ऑल राइट, नेक्स्ट सुने, कहते हैं डिपॉजिट्स कैश इनटू बैंक रुपीज टू कैश इनटू बैंक। तो कैश कम हो जाएगा और बैंक का बैलेंस इंक्रीज कर जाएगा। तो आपने कैश में से पैसा निकालना है और बैंक में ऐड कर देना है। तो इसकी ट्रांजेक्शन ये आपके पास आ जाएंगी। आई होप कि आप सब बच्चों को समझ आ चुकी होंगी। अब कैश निकाला बैंक से, तो कैश को कम कर दो, क्रेडिट साइड पेमेंट साइड, और बैंक में जाके रख दिया तो बैंक का बैलेंस इंक्रीज कर दो, डेबिट साइड पे जाके लिख दो। ओके, ये कल भी हम लोगों ने एक ट्रांजेक्शन की थी जिसमें से बैंक से निकाल कर कैश में ला रहे थे। तो पेमेंट साइड पर बैंक के कॉलम में लिखते थे और रिसीप्ट साइड पर कैश के कॉलम में। आज कैश मौजूद, आज हम लोगों ने कैश से पैसा निकाला, मतलब कैश मौजूद था, बैंक में जाके डिपॉजिट करवा दिया। तो कैश का बैलेंस कम करोगे, उसको जाके पेमेंट साइड पे लिखो, और बैंक के बैलेंस को इंक्रीज कर दोगे, उसको रिसिप्ट साइड पे लिखो। हाँ, तो यहाँ पे कहता है कि भाई कैश क्यों निकाला? इसने पूछा भाई मुझे क्यों निकाला? हमने कहा परेशान ना हो, बैंक में हो तुम। जहां पर बैंक कहते हो मुझे क्यों दिया, हमने कहा कैश से आया। ओके, आई होप के बेटा ये अब बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज वगैरह एग्जाम्पल्स वगैरह कंप्लीट हो चुकी हैं। एमसीक्यू जैसे ही आप लोग करोगे तो आप 90% प्लस एमसीक्यूज खुद ब खुद सॉल्व कर लोगे। कोई ऐसा इशू नहीं है। कोई एक दो एमसीक्यूज में अगर कोई इशू होगा तो वो कल हम लोग सबसे पहले उनको डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद आप लोगों का टेस्ट होना है, फिर टेस्ट की डिस्कशन हो जानी है आप लोगों के साथ। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।